ऑडियो बुक पार्ट 4 उदारवाद, लिबरलिज्म और राष्ट्रवाद। पिछले भाग तक हमने समझा कि फ्रांसीसी क्रांति ने नागरिकता और राष्ट्र का विचार मजबूत किया और नेपोलियन के विस्तार ने यूरोप के कई क्षेत्रों में राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। अब सवाल है, आखिर उस समय का मध्य वर्ग किस तरह का यूरोप चाहता था? यहीं से आता है एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, उदारवाद, लिबरलिज्म। एक उदारवाद का अर्थ क्या था? आज हम लिबरलिज्म को अलग अलग अर्थों में सुनते हैं, लेकिन 19वीं सदी के यूरोप में इसका अर्थ मुख्य रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता से जुड़ा था। उदारवादी लोग चाहते थे कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, कानून के सामने सभी समान हो, निरंकुश शासन सीमित हो, प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था हो, निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा हो। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु है। उस समय सभी को राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे। महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए उदारवाद सभी लोगों को तुरंत समान राजनीतिक अधिकार मिल जाना, ऐसा समझना गलत होगा। 2. उदारवाद और आर्थिक स्वतंत्रता। अब राजनीति से अर्थव्यवस्था की ओर चलते हैं। व्यापारी और व्यवसायी चाहते थे कि अलग अलग राज्यों के बीच व्यापार करना आसान हो, लेकिन जर्मन क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। हर जगह अलग शुल्क, नियम, मुद्राएं, प्रशासनिक बाधाएं हो सकती थीं। इससे व्यापार मुश्किल और महंगा होता था। अब सोचिए, अगर आप एक ही क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में बार बार अलग अलग शुल्क देना पड़े, तो व्यापार कितना कठिन होगा। इसी समस्या से एक महत्वपूर्ण आर्थिक विचार मजबूत हुआ, आर्थिक एकीकरण। 3. ज़ोल्वेरेन। अब ध्यान से सुनिए। 1834 में जर्मन राज्यों के बीच एक सीमा शुल्क संघ बनाया गया। इसका नाम था ज़ोल्वेरेन। इसका नेतृत्व प्रशिया ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक बाधाओं को कम करना। इसने अनेक जर्मन राज्यों को आर्थिक रूप से एक दूसरे के करीब लाने में मदद की। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। प्रश्न, ज़ोल्वेरेन की स्थापना कब हुई? 1834। प्रश्न, ज़ोल्वेरेन का नेतृत्व किस राज्य ने किया? प्रश्न, ज़ोल्वेरेन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापारिक बाधाओं और शुल्कों को कम करके आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। 4. आर्थिक एकता से राजनीतिक एकता। अब अध्याय की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी समझिए। पहले, राजनीतिक रूप से अनेक जर्मन राज्य। फिर, व्यापारिक बाधाओं को कम करने की कोशिश। फिर, आर्थिक संपर्क बढ़ा और धीरे धीरे लोगों को महसूस हुआ, जब हम आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो राजनीतिक रूप से भी एक क्यों न हो। यही सोच आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करती है। 5. राष्ट्रवाद केवल राजनीति नहीं था। यह बात याद रखिए, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और राजाओं से नहीं हुआ। इसके पीछे राजनीतिक विचार प्लस आर्थिक हित प्लस भाषा प्लस संस्कृति प्लस इतिहास प्लस जनभावना, सबका योगदान था। यही कारण है कि इस अध्याय को केवल घटनाओं की सूची की तरह पढ़ना गलत होगा। हमें हर घटना के बीच का संबंध समझना है। 6. लेकिन उदारवाद की एक सीमा थी। यह चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। उस समय के उदारवादियों की स्वतंत्रता की अवधारणा मुख्यतः संपत्ति रखने वाले पुरुषों के राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी थी।
महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार नहीं मिले थे। इसलिए हमें याद रखना है, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग बढ़ रही थी, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अभी दूर था। अब तक की पूरी कड़ी। फ्रांसीसी क्रांति, नागरिकता और राष्ट्र की अवधारणा, नेपोलियन के सुधार और विस्तार, विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, उदारवाद का विकास, व्यक्ति की स्वतंत्रता प्लस कानून के सामने समानता, आर्थिक स्वतंत्रता की मांग, 1834 जॉल्वेरिन, जर्मन राज्यों में आर्थिक एकीकरण, आगे चलकर राजनीतिक एकीकरण की जमीन तैयार। 30 सेकंड रिवीजन। अगर परीक्षा से पहले केवल यह याद रखना हो तो सुनिए। लिबरलिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी राइट्स। और जर्मनी के संदर्भ में अनेक राज्य व्यापारिक बाधाएं, ज़ॉल्वेरेन 1834, आर्थिक एकीकरण, राष्ट्रीय एकता की भावना। अब आपके लिए प्रश्न। 1. उदारवाद से क्या अभिप्राय था? 2. 19वीं सदी में उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? 3. जॉल्वेरिन क्या था? 4. जॉल्वेरिन की स्थापना कब हुई? 5. जॉल्वेरिन ने जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? 6. उस समय के उदारवाद की सीमाएं क्या थीं? इन प्रश्नों के उत्तर हम आगे के रिवीजन सेक्शन में बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों स्तरों पर तैयार करेंगे। अगला पार्ट अब कहानी और रोमांचक होगी। 1830 और 1848 की क्रांतियां। हम समझेंगे कि यूरोप के लोग राजतंत्र और निरंकुशता के विरुद्ध क्यों उठे। 1848 की क्रांति में उदारवादी और राष्ट्रवादी किस तरह एक साथ आए और फ्रैंकफर्ट संसद की ऐतिहासिक भूमिका क्या थी।